अगले दिन सुबह सुबह मुजाहिद शहबाज फकीर के भेस में ही भोपाल से झांसी की तरफ रवाना हो गया। कमांडो खालिद किसी काम से अपनी कजन सिस्टर के यहाँ चला गया। मैं नाश्ता करके कमीन गाह में लेट गया। कुछ देर सोकर आराम किया, फिर बोर होने लगा तो सोचा बाहर निकलकर थोड़ी सैर करनी चाहिए। मैंने गार्ड ड्यूटी पर मुतय्यन मुजाहिद से कहा कि मैं जरा बाहर टहलने जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, और मैं कमीन गाह के खुफिया दरवाजे से बाहर निकल आया। बाहर दिन की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। रात को हल्की बारिश भी हुई, जिसकी वजह से बाहर बड़ी खुशगवार हवा चल रही थी। खुफिया कमीन गाह की पहाड़ी शहर से बाहर वीरान जगह पर थी। पीछे एक उजाड़ सा मैदान था जहाँ एक तरफ कोई खानकाह थी, जहाँ से किसी किसी वक्त कव्वाली की आवाज आया करती थी। मैं टहलते टहलते खानकाह के करीब चला आया। पथरीली चार दीवारी के अंदर एक पुराना गुम्बद उभरा हुआ था। गुम्बद पर सब्ज झंडा लहरा रहा था। खानकाह के दरवाजे के बाहर दो फकीर बैठे हुए थे। अंदर शायद किसी बुजुर्ग का मजार था। इन दो फकीरों के सिवा वहां और कोई आदमी नजर नहीं आता था। मैंने खानकाह में जाना मुनासिब न समझा और पीछे से होकर टहलता टहलता आगे जाकर एक दरख्त के नीचे पत्थर के छोटे से चबूतरे पर बैठ गया। मौसम बेहद खुशगवार हो गया था। आसमान अबर आलूद था। मैं जमीला के बारे में सोचने लगा। मुझे यकीन था और तसल्ली भी थी कि कमांडो खालिद के मुजाहिद उसे अपनी हिफाजत में जंग बंदी लाइन उबूर करवा कर पाकिस्तान पहुंचा देंगे। जमीला की तरफ से मेरा जहन बड़ा मुतमईन हो गया था। अब मैंने यही फैसला किया था कि अपनी तवज्जो पूरी तरह कश्मीर की तरफ लगा दूंगा और महाज पर जाकर खुद भी मकबूजा कश्मीर में इंडियन आर्मी के खिलाफ लड़ूंगा। इतने में मुझे किसी सपेरे के बीन की आवाज आई। मैंने पलट कर देखा। मैदान की तरफ से एक सपेरा बीन बजाता खानकाह की तरफ चला रहा था। मैं खानकाह से काफी हटकर दरख्त के नीचे बैठ गया। सपेरा मजे मजे से चलता खानकाह के बाहर आकर बैठ गया। दूर से मुझे ऐसे लगा जैसे ये वही सपेरा है जो मुझे छिंदवाड़ा और होशंगाबाद के जंगल में मिला था। मैंने गौर से देखा तो ये वही स्याह फाम सपेरा था, मगर उसने मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी थी। हालांकि उसने खानकाह की तरफ आते हुए मुझे दूर से देखा था। मैंने भी ये सोचकर उसे कोई अहमियत न दी कि हो सकता है उसे भी इसी गाड़ी में भोपाल आना हो और वो भोपाल आ गया हो। ये जरूरी नहीं कि वो मेरे ताक़ुब में वहां आया हो। गार वाले सांप का दिया हुआ स्याह मोहरा मेरी जेब में था। मैंने कमांडो खालिद से उस मोहरे का जिक्र नहीं किया था, महज इस ख्याल से कि कहीं वो मेरा मजाक न उड़ाए। कमांडो खालिद बुनियादी तौर पर हकीकत पसंद इंसान था और इस किस्म की बातों को दिल से कभी नहीं मानता था और उनका तमस्खर उड़ाया करता था। ये मोहरा बज़ाहिर मेरे भी किसी काम का नहीं था, लेकिन मैंने इस ख्याल से अपने पास रख लिया था कि शायद उसकी कभी किसी जगह जरूरत पड़ जाए। स्याह फाम सपेरा अपनी धुन में बीन बजा रहा था। उसने पटारी अपने सामने रख ली थी और अभी तक पटारी में से सांप नहीं निकाला था। इस बात पर मुझे जरूर हैरानी हो रही थी कि वहाँ सांपों का तमाशा देखने वाला कोई नहीं है। फिर ये सपेरा किस लिए बैठकर बीन बजा रहा है? वहाँ दो फकीर जरूर बैठे थे, मगर उनसे सपेरे को क्या मिल सकता था? सपेरा मुझसे कोई 100-150 गज के फासले पर था। बीन बजाते बजाते उसने पटारी का मुंह खोल दिया। अंदर से एक सांप फन उठाकर खड़ा हो गया। फिर सांप पटारी से बाहर आ गया। मैंने महसूस किया कि सांप ने फन मेरी तरफ घुमाकर मुझे दूर से देखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं अपनी जगह पर बैठा रहा। सांप को मेरी तरफ आते देखकर सपेरे ने लपक कर उसे पकड़ लिया और पटारी में बंद कर दिया। मैं उसे देख रहा था। वो पटारी झोले में डालकर उठा, झोले को कंधे से लटकाया और बीन बजाता हुआ मुझसे कोई 7 कदम के फासले पर से गुजर गया। करीब से गुजरते हुए उसने मेरी तरफ घूर कर देखा। मैं भी उसे देखता रहा। सपेरा मैदान की परली जानिब वाले दरख्तों की तरफ निकल गया। ये सपेरा मेरे लिए बड़ा पुरस्कार बनता जा रहा था। कभी मुझे एहसास होता कि इसे किसी तरह पता चल गया है कि मेरे पास महानाग का मोहरा है और उसे हासिल करने के लिए ये मेरे पीछे लगा हुआ है। कभी महसूस होता कि ये CID का आदमी है और मेरी निगरानी कर रहा है। सपेरा मेरी निगाहों से ओझल हो चुका था, मगर मैं कुछ देर वहीं दरख्त के नीचे बैठा रहा। मैं नहीं चाहता था कि अगर वो किसी जगह छुप कर मुझे देख रहा है तो मेरा पीछा करते खुफिया कमीन गाह तक पहुंच जाए। जब मुझे वहां बैठे बैठे काफी देर हो गई तो मैं उठकर खानकाह के अंदर जाकर बैठ गया। मैं सपेरे को ये तासुर जरूर देना चाहता था कि मैं खानकाह पर फातिहा खानी करने आया हूँ। खानकाह में बैठे बैठे जब मुझे आधा पौन घंटा गुजर गया तो मैं उठा और वापस कमीन गाह की तरफ जाने की बजाय शहर को जाने वाली सड़क पर आ गया। मैंने फैसला कर लिया था कि अभी कमीन गाह की तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे शक था कि सपेरा कहीं न कहीं छुप कर मेरी नक्लो हरकत की निगरानी कर रहा है। सड़क पर से कभी कभी कोई गाड़ी, यक्का
और रक्षा गुजर जाता था। अचानक मुझे ख्याल आया कि क्यों ना भेरू जी के मंदिर चला जाऊं, शायद वहां से नागिन दुर्गा का कोई सुराग मिल जाए। ये मंदिर मैंने देखा हुआ था। जिस सड़क पर मैं जा रहा था वहां से कच्चा रास्ता लाल पहाड़ी की तरफ निकलता था। भेरू जी का मंदिर उसी लाल पहाड़ी के पीछे वाक़ था। मैंने कच्चे रास्ते पर आते हुए पीछे मुड़कर देखा, मुझे सपेरा कहीं दिखाई न दिया, लेकिन मुझे शक था कि अगर वो सीआईडी का आदमी है तो छुपकर जरूर मेरा ताक़ुब कर रहा होगा। सीआईडी वालों को भी जमीन सांप की तरह अपने अंदर छुपा लेती है और वो पलक झपकने में गायब हो जाते हैं। भेरू जी का मंदिर लाल पहाड़ी के पीछे एक छोटा सा मंदिर था। पत्थर की दीवार के अंदर एक चौकोर चबूतरे पर बना हुआ था। सहन में कुछ साधु बैठे सुल्फी पी रहे थे। मंदिर के दरवाजे पर एक पुजारी दहलीज के अंदर मूर्ति के पास बैठा भजन कीर्तन कर रहा था। मैंने गहरे गहरे सांस लेकर फजा में नागिन दुर्गा की बू सूंघने की कोशिश की, मगर मुझे कोई कामयाबी न हुई। या तो नागिन दुर्गा वहां मौजूद नहीं थी और या फिर अगर मौजूद थी तो मुझे उसकी बू महसूस नहीं हो रही थी। मंदिर के पीछे कई छोटी छोटी मूर्तियां पुरानी दीवारों में लगी हुई थी। इन दीवारों में खुश्क घास उगी होती थी। अचानक मुझे किसी सांप की फुनकार सुनाई दी। आवाज मेरे अकब से आई थी। मैंने पलट कर देखा कि एक मुटियाले रंग का छोटा सा सांप फन उठाए मुझे घूर रहा है। ये नागिन दुर्गा नहीं थी, वो स्याह रंग के सांप के रूप में थी। मैंने उसे देखा हुआ था। अपनी तरफ से मैं मुतमईन था कि सांप ने अगर मुझे डस भी दिया तो मुझ पर उसके जहर का कोई असर नहीं होगा। मैंने मुस्कुराकर सांप से कहा, यार तू क्या मेरी तरफ घूर घूर कर देख रहा है? अगर तुझे मालूम हो गया है कि मैं कभी कभी इंसान से सांप बन जाता हूँ तो भाई इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैं असल में इंसान हूँ। हाँ, अगर तू मुझे नागिन दुर्गा के पास ले चले तो मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँगा। अचानक सांप ने मुझ पर छलांग लगा दी। वो सीधा मेरी गर्दन पर आया और उसने मुझे डस दिया। मैंने उसे पकड़ कर परे फेंक दिया और कहा, आखिर तू भी मेरा दुश्मन ही निकला। दफा हो जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। सांप मुझसे 5-6 फुट के फासले पर कुंडली मार कर बैठ गया और मेरी तरफ टिकटिकी बांध कर देखने लगा। मैंने वहां से वापस चले जाने के लिए पांव उठाया तो मुझे अपना पांव भारी महसूस हुआ। मैंने दूसरा पांव उठाने की कोशिश की तो वो पहले पांव से ज्यादा भारी था। उसके बाद मुझे अपना सारा जिस्म पत्थर की तरह भारी लगने लगा। फिर मेरा हलक खुश्क हो गया। क्या मैं सांप हो गया था? मुझे ख्याल आया। उसके साथ ही मैं लड़खड़ा कर गिर पड़ा। मैंने किसी को आवाज देने की कोशिश की लेकिन मेरी आवाज बंद हो गई थी। जिस्म बिल्कुल सुन्न हो चुका था। या खुदा, ऐसा क्यों हुआ है? जरूर ये कोई खतरनाक सांप था जिसके जहर ने मुझ पर मोहलक असर किया था। मुझे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मैं जमीन पर बेहिसो हरकत पड़ा था। न हाथ हिला सकता था न पांव हिला सकता था। कदमों की चाप मेरे करीब आकर रुक गई। एक आदमी मुझ पर झुका। ये वही स्याह फाम सपेरा था। उसने सांप को उठाकर अपनी पटारी में बंद करके पटारी को झोले में डाला और मेरे कपड़ों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। मैं समझ गया कि वो किसी चीज की तलाश में था। आखिर उसे मेरी जैकेट की जेब में से महानाग का मोहरा मिल गया। मोहरे को गौर से देखने के बाद सपेरे ने उसे चूम लिया। मेरी तरफ फातिहाना नजरों से देखा। मोहरा अपनी सदरी की जेब में डाला और तेज तेज कदम उठाता वहां से चला गया। मैं बेबसी की हालत में वहीं जमीन पर पड़ा था। मंदिर की जानिब से अब किसी पुजारी के भजन गुनगुनाने की आवाज आने लगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ तकदीर क्या खेल खेलने वाली थी। ना मैं उठ सकता था, ना जिस्म हिला सकता था, ना बोल सकता था, सिर्फ सुन सकता था। एकदम से मुझे एक झटका सा लगा। मैं समझ गया कि मेरे साथ क्या गुजरने वाली है। मुझे दूसरा और फिर तीसरा झटका लगा और मेरा बदन हल्का होना शुरू हो गया। मेरे जिस्म का एहसास गायब हो गया था। मैं जैसे अपने जिस्म से अलग होकर अपने जिस्म को जमीन पर पड़े देख रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मेरा इंसानी जिस्म गायब हो गया और उसकी जगह एक सांप लेटा हुआ था। मेरा शऊर वापस आ चुका था। मैं इंसान से सांप की शक्ल इख्तियार कर गया था। मैंने सांप के रूप में आते ही इंसानी आवाज में बोलने की कोशिश की तो मेरी कुव्वत गोयाई वापस आ चुकी थी। मैं इंसानी आवाज में बोल सकता था। मैंने इतनी बात भी बहुत गनीमत जानी कि मैं सांप बन गया हूँ तो क्या हुआ, ये तो मेरे साथ न जाने कब तक होता ही रहेगा, लेकिन कम से कम मैं इंसानी आवाज में बोल तो सकता हूँ। आखिर मैं इंसान से सांप में तब्दील होकर ही रहा। खुदा जाने ये दौरा पड़ना कब मेरी जान छोड़ेगा। मेरा जहन नाउम्मीदी और मायूसी के एहसास से बोझल हो रहा था, मगर मैं मजबूर था। अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं सांप हूँ और खुली जगह पर पड़ा हूँ। किसी इंसान की निगाह पड़ गई तो वो मुझे हरगिज जिंदा नहीं छोड़ेगा। दिन का वक्त था, मैं दूर से देखा जा सकता था। जान बचाने की खातिर मैं मंदिर की दीवार के पास पत्थरों के नीचे छुप गया। सांप के रूप में आ जाने की वजह से मुझे कमांडो खालिद की बू महसूस होने लगी थी। कमांडो खालिद मुझसे ज्यादा दूर भी नहीं था। वो मुझे कमीनगाह में छोड़कर किसी काम से अपने कजन के घर गया हुआ था। खुफिया कमीनगाह भी मुझसे थोड़े फासले पर थी। जमीला की खुशबू मुझे नहीं आ रही थी।
वो जम्मू कश्मीर की तरफ से मुझसे काफी दूर जा चुकी थी। मैंने जबान बाहर निकाल कर चारों तरफ फजा को सूंघा कि शायद किसी तरफ से नागिन दुर्गा की बू भी आ जाए, मगर उसकी बू फजा में मौजूद नहीं थी। नागिन दुर्गा उस इलाके में शायद नहीं थी। मैं वहां से खुफिया कमीन गाह में जाना चाहता था, मगर दिन की रोशनी में इतना सा फासला तय करना भी खतरनाक साबित हो सकता था, क्योंकि मुझे भेरू जी के मंदिर से निकलकर एक आबादी वाले इलाके से गुजरना था। वैसे भी दिन के वक्त सांप खुली जगह पर निकले तो उसका जिंदा बचना मुश्किल होता है। किसी न किसी की उस पर नजर जरूर पड़ जाती है और फिर लोग उसे हलाक करके ही छोड़ते हैं। मैंने यही सोचा कि जरा शाम का अंधेरा हो जाए तो खुफिया कमीन गाह की तरफ चल पड़ूंगा। मैं पत्थरों के नीचे सर डालकर चुपचाप बैठा रहा। दिन गुजरता चला गया। ये तो अब आप जान गए होंगे कि सांप को इंतजार की कोफ्त नहीं होती। वो कई कई दिन छुप कर बैठा इंतजार कर सकता है। आसमान अबरालूद होने की वजह से धूप नहीं निकली थी। दिन की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ने लगी। फिर शाम का हल्का हल्का अंधेरा उतरना शुरू हो गया। मैं पत्थरों में से बाहर आ गया और दीवार के साथ साथ रेंगने लगा। मुझे भेरू जी के मंदिर के सामने से होकर दूसरी तरफ कच्चे रास्ते पर जाना था। वहां से सड़क पार करनी थी जहां से मोटरें वगैरह गुजर रही थी। सड़क की बत्तियां रोशन हो गई थी। भेरू जी के मंदिर के दरवाजे के करीब से गुजरते हुए अचानक मुझे नागिन दुर्गा की खास बू महसूस हुई। मैं दीवार के बिल्कुल साथ लगकर रेंग रहा था। मैं वहीं रुक गया। मुंह उठाकर जबान बाहर निकाल कर चारों तरफ लहराई। नागिन दुर्गा की बू बहुत हल्की थी और उस तरफ से आ रही थी जिस तरफ भोपाल के जंगल शुरू होते हैं। नागिन दुर्गा की बू बराबर आ रही थी। मैं सब कुछ भूल भुला कर नागिन दुर्गा की बू के ताक़ुब में चल पड़ा। मुझे मालूम था कि अगर मुझे नागिन दुर्गा की बू आई है तो उसे भी मेरी बू जरूर महसूस हुई होगी। मुमकिन था कि वो भी मेरी तलाश में उसी तरफ आ निकले। शाम का अंधेरा बादलों की वजह से जल्दी गहरा हो गया था। मैं मंदिर की चार दीवारी को छोड़कर उजाड़ मैदान में से गुजरने लगा। मैं ठीक उस समत को जा रहा था जिस समत से मुझे नागिन दुर्गा की बू आ रही थी। मैं इस हकीकत से बाखबर था कि मैं नागिन दुर्गा की कोई मदद नहीं कर सकूंगा और उसे सांप की शक्ल से औरत की शक्ल में वापस नहीं ला सकूंगा, क्योंकि मैं खुद सांप के रूप में था। नागिन दुर्गा को औरत की शक्ल में वापस लाने के लिए जरूरी था कि मैं इंसान की शक्ल में आकर उसके मुंह को चूम लूं। उसके बाद ही नागिन दुर्गा औरत की शक्ल में वापस आ सकती थी। लेकिन मैं नागिन दुर्गा के पास जाकर उससे मिलना भी चाहता था और उसे अपने साथ खुफिया कमीन गाह में ले आना चाहता था और अपने पास रखना चाहता था, ताकि जिस वक्त भी मैं सांप से इंसान की शक्ल में वापस आऊं तो उसका मुंह चूम कर उसे सांप के रूप से निजात दिला दूं। मैं मैदान में से निकल गया। आगे खेत शुरू हो गए। मैं खेतों में से भी निकल गया। शाम का अंधेरा और ज्यादा गहरा हो रहा था। तकरीबन रात हो गई थी। मुझे कोई नहीं देख सकता था, इसलिए मैं बड़ी बेफिक्री के साथ तेजी से नागिन दुर्गा की बू के ताक़ुब में चला जा रहा था। खेत भी खत्म हो गए। फिर एक सूखी झाड़ियों वाला मैदान सा आ गया। वहां से भी गुजर गया। आगे रेलवे लाइन आ गई। मैं रेलवे लाइन की तरफ बढ़ा तो दूर से इंजन की सीटी की आवाज आई। फिर रेल की पटड़ी पर इंजन की रोशनी पड़ने लगी। मैं रेलवे लाइन के करीब आकर रुक गया। थोड़ी देर बाद ट्रेन गुजरने लगी। ट्रेन के डिब्बों में रोशनी हो रही थी। जमीन रेल के दौड़ते हुए पहियों की धमक से हिल रही थी। रेल के गुजर जाने के बाद मैं रेलवे लाइन पर से होता हुआ दूसरी तरफ आ गया। रेलवे लाइन के पार भोपाल के जंगलात का सिलसिला शुरू हो जाता था। शहर के करीब जंगल इतने घने नहीं थे। मैंने कुछ फासले पर दरख्तों के स्याह झुंड देखे। अंधेरे में अब मुझे हर शय साफ दिखाई दे रही थी। दूर दरख्तों के स्याह झुंड जंगल के शुरू के दरख्त थे। नागिन दुर्गा की बू उन दरख्तों की तरफ से ही आ रही थी और अब ज्यादा तेज हो गई थी। इसका मतलब था कि नागिन दुर्गा उन दरख्तों में किसी जगह मौजूद है। ये भी हो सकता था कि वो भी मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही हो और रास्ते में ही हमारी मुलाकात हो जाए। मैं रेंगता चला जा रहा था। दरख्तों के झुंड करीब आ गए। नागिन दुर्गा की बू ज्यादा गहरी हो गई। वो जरूर उन दरख्तों में किसी जगह छुपी हुई थी। मैं दरख्तों के दरमियान में आकर रुक गया। चारों तरफ खामोशी थी। दरख्तों के अकब में घना जंगल था। अचानक नागिन दुर्गा की बू आना बंद हो गई। मैंने फन खोलकर उठा लिया और उसे चारों तरफ घुमाया। बिल्कुल रेडार की तरह मैं नागिन दुर्गा की बू के सिग्नल पकड़ना चाहता था, लेकिन उसकी बू किसी तरफ से नहीं आ रही थी। अचानक इस तरह से बंद हो गई थी जैसे किसी ने उसे उठाकर लोहे के संदूक में बंद कर दिया हो। जब सांप को लोहे के संदूक में बंद कर दिया जाए या बोतल में बंद कर दिया जाए तो उसकी बू शीशे और लोहे की दीवारों को तोड़कर बाहर नहीं निकल सकती। पत्थरों की दीवार में से बू फिर भी बाहर निकलती रहती है। तो क्या नागिन दुर्गा किसी सपेरे की कैद में है? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन नागिन दुर्गा की बू ऐसे गायब हुई थी जैसे कभी थी ही नहीं। मैं परेशान हो गया। मेरी परेशानी कुदरती थी। हैरान भी था कि अचानक नागिन दुर्गा कहाँ चली गई, लेकिन मैं वापस भी नहीं जाना चाहता था। अगर एक बार नागिन दुर्गा की बू करीब से मुझे आई थी तो इसका मतलब था कि वो इस जंगल में कहीं नजदीक ही मौजूद है। अब मुझे उसे तलाश करना था कि वो किसी मुश्किल में तो गिरफ्तार नहीं। मैंने उस तरफ रेंगना शुरू कर
कर दिया जिस तरफ से उसकी बू आई थी। दरख्तों के झुंड पीछे रह गए। एक छोटी सी कच्ची सड़क दिखाई दी। ये फायर लाइन थी। जंगल में महकमा जंगलात की तरफ से इस किस्म की छोटी छोटी सड़कें बना दी जाती हैं ताकि अगर जंगल में आग लग जाए तो वो ज्यादा न फैले और 1 या 2 ब्लॉकों तक ही महदूद रहे। इन सड़कों को महकमा जंगलात की इस्तिलाह में फायर लाइन भी कहा जाता है। मैं एक फायर लाइन से गुजरकर जंगल के दूसरे ब्लॉक में आ गया। यहाँ रुककर नागिन दुर्गा की बू महसूस करने की कोशिश की। बू बिल्कुल नहीं आ रही थी। जंगल की फजा में और बहुत सी खुशबुएं थीं, मगर जिस बू की मुझे तलाश थी वो नहीं थी। सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। आखिर मैं जंगल में कहां तक उसे तलाश करता चला जाऊं। जंगल तो बेहद वसी था। वापस जाने को दिल भी नहीं मानता था। मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि नागिन दुर्गा जरूर किसी मुसीबत में मुब्तला है, उसकी मदद करनी चाहिए। मैं कुछ देर वहीं गिरे पड़े सूखे पत्तों के दरमियान कुंडली मार कर बैठा रहा। मुझे टप टप की आवाज सुनाई दी। फिर मेरे ऊपर पानी की बूंदें गिरी। आसमान पर घिरे हुए बादलों ने हल्की बूंदाबांदी शुरू कर दी थी। कभी ख्याल आता कि मैं वापस चला जाता हूँ। इन जंगलों की बारिश बड़ी मूसलाधार होती है। कभी ख्याल आता कि अब इतना दूर आ गया हूँ तो थोड़ा और आगे जाकर देख लेना चाहिए, शायद नागिन दुर्गा का कोई सुराग मिल जाए। एक तरफ से हवा का झोंका आया तो मैं चौंक पड़ा। हवा के झोंके में नागिन दुर्गा की बू आ रही थी। मैंने अपने हवास को पूरी तरह से बेदार करते हुए बू की समत मालूम की और उसकी तरफ तेजी से रेंगना शुरू कर दिया। नागिन दुर्गा की बू न गहरी हो रही थी कि मुझे ये एहसास होता कि मैं उसके करीब पहुंच गया हूँ और ना दूर ही हो रही थी। एक खास सतह पर बू उसी तरह बरकरार थी। मैं उलझन में पड़ गया कि ये क्या मुअम्मा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं चलता चला गया। जंगल का असल और इंतहाई घना और खतरनाक इलाका शुरू हो गया था, जहां फायर लाइन की भी कोई सड़क नहीं थी। मुझे बंदरों की आवाजें सुनाई देने लगीं। फिर कोई भारी भरकम जानवर तेजी से पांव जमीन पर मारता करीब से निकल गया। शायद ये कोई लगड़ बगड़ था। बूंदाबांदी बाकायदा शुरू हो गई थी। मेरे ऊपर चूंकि घने दरख्तों की छत थी, इसलिए मुझ पर किसी किसी वक्त बारिश की कोई बूंद गिरती थी। सामने एक नदी बह रही थी जो छोटी सी नदी थी। मैं उसकी सतह पर तेजी से तैरते हुए दूसरे किनारे पर आ गया। ये बड़ा गुंजान जंगल था। जगह जगह गिरे पड़े दरख्तों के तने पड़े थे। ऊंची ऊंची घास थी, झाड़ियां थी और दरख्तों पर जंगली बेलें लटक रही थी। नागिन दुर्गा की बू एक खास सतह पर उसी तरह बराबर मुझे आ रही थी। जंगल में एक जगह आई तो बू अचानक एक बार फिर रुक गई। मैं भी वहीं रुक गया और चारों तरफ देखने लगा। चारों जानिब से दरख्तों में घिरी हुई ये एक छोटी सी खुली जगह थी, जहां छोटी छोटी चट्टानें और पत्थर जमीन से उभरे हुए थे। मैं अपने इंसानी जहन से गौर करने लगा कि यहाँ आकर बू क्यों गायब हुई है। ये मुअम्मा मेरी इंसानी समझ से भी बाहर था। बूंदाबांदी ने बारिश की शक्ल इख्तियार कर ली थी। मुझे सामने वाले ऊंचे दरख्तों के तनों में से एक इमारत सी दिखाई दी। मैं बारिश में भीग रहा था। सोचा बारिश से बचने के लिए उस इमारत में चला जाए। हो सकता है वहाँ नागिन दुर्गा के मुअम्मे का कोई हल भी मिल जाए। मैं जल्दी जल्दी रेंगता सामने वाले दरख्तों के नीचे झाड़ियों में से निकलता इमारत के पास आ गया। ये कोई टूटा फूटा खंडर था। ऊंचे चबूतरे पर एक कोठरी सी बनी हुई नजर आ रही थी। चबूतरे पर चढ़ने के लिए पत्थर की सीढ़ियां थीं जो मिट्टी में दब चुकी थीं और उन पर घास उगी हुई थी। मैं उन पर से रेंग कर चबूतरे के ऊपर पहुंच गया और देखा कि एक अंधेरी कोठरी है जिसका कोई दरवाजा वगैरह नहीं है। बारिश तेज हो गई थी। मैं जल्दी से कोठरी में घुस गया। कोठरी में इतना गहरा अंधेरा था कि मुझे सांप होते हुए भी ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा था। कोठरी खाली थी। कोने में ईंटों का ढेर लगा था। मैंने ऊपर निगाह दौड़ाई। एक तरफ से सीढ़ियां ऊपर जाती थीं। गौर से देखा तो ऊपर एक छोटा सा ताक था जो खुला था। ताकचे का भी कोई दरवाजा नहीं था। मुझे तजस्सुस हुआ कि देखना चाहिए कि इस ताक में क्या है। मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियों पर मिट्टी और गर्द जमी हुई थी। ताकचे के पास आकर अंदर सर डालकर देखा तो वहां भी एक कोठरी नजर आई। मैं उसमें दाखिल हो गया। ये कोठरी भी खाली थी। उसकी दीवार के ऊपर भी एक छोटा सा ताक था। वहां तक जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं बनाई गई थी। मैं दीवार पर से रेंगता हुआ ताक में आ गया। ये ताक शायद किसी जमाने में चिराग वगैरह रखने के लिए बनाया गया था। मैं नीचे उतर आया। फिर सीढ़ियां उतरकर नीचे वाली कोठरी में आकर दहलीज के पास कुंडली मारकर बैठ गया और बाहर जंगल की तरफ देखने लगा। मैं बार बार फजा को सूंघ लेता था कि शायद नागिन दुर्गा की बू किसी तरफ से आ जाए, लेकिन उसकी बू बिल्कुल नहीं आ रही थी। बाहर बारिश अब मूसलाधार होने लगी थी। जंगल में रात के वक्त बारिश का शोर गूंज रहा था। एक तरफ से पानी की आबशार गिरने की आवाज आने लगी। बारिश की फुहार कोठरी के अंदर तक
आ रही थी। मैंने अच्छा किया कि यहाँ खंडर में आ गया, अगर वापस चला जाता तो रास्ते में ये बारिश मुझे काफी परेशान कर सकती थी। मैं खामोश बैठा बाहर जंगल में मूसलाधार बारिश को देख रहा था। काफी देर तक बारिश जोरों शोर से होती रही। आहिस्ता आहिस्ता बारिश का जोर टूटना शुरू हो गया। कुछ देर के बाद बारिश बिल्कुल रुक गई। अब दरख्तों से बारिश के रुके हुए पानी के टपकने की आवाज ही आ रही थी। जंगल पर गहरा सन्नाटा छा गया था। दरख्तों से पानी के टपकने की आवाज पैदा हो रही थी। उसके साथ ही ऐसी खामोशी और सुकूत तारी हो गया कि शायद कब्र के अंदर भी ऐसी खामोशी और सुकूत नहीं होगा। मैं अब ये फैसला करना चाहता था कि मैं वहीं बैठा रहूं और नागिन दुर्गा की बू का इंतजार करूं या वहां से खुफिया कमीनगाह की तरफ चला जाऊं। मैं ज्यादा देर रुक भी नहीं सकता था। अगर मुझे वापस ही जाना था तो अभी रात का वक्त था। मुझे उस वक्त वहां से निकल पड़ना चाहिए था ताकि दिन की रोशनी होने से पहले पहले मैं खुफिया कमीनगाह तक पहुंच सकूं। नागिन दुर्गा की बू फजा में बिल्कुल नहीं थी। आखिर मैंने यही फैसला किया कि मुझे वापस ही जाना चाहिए ताकि सुबह होने से पहले खुफिया कमीनगाह में पहुंच जाऊं। रास्ता लंबा था और बारिश की वजह से जंगल में पानी भी जगह जगह भरा हुआ था। मुझे कई चक्कर काट कर जाना पड़ा। ये फैसला करने के बाद मैं रेंगता हुआ खंडर की दहलीज पर आया ही था कि अचानक मुझे नागिन दुर्गा की बू महसूस हुई। मैं वहीं रुक गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।